आपका तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो मतलब इस किताब को पढ़ रहा हूँ जो मैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि हर सेंटेंस के साथ, हर पैराग्राफ के साथ मुझे मैं बहुत ऊंचा उठ रहा हूँ। जैसे कोई लिफ्ट में बैठ जाए या तो किसी पहाड़ पे चढ़े, तो चढ़ाई में आप ऊंचा फील करते हैं ना, ऊपर उठते, तो ऐसे ही मेरा कॉन्शियसनेस ऊंचा उठते जा रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अवेयरनेस में गहराई आ रही है, अवेयरनेस थम रहा है, डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है, और वो अवेयरनेस के बारे में पढ़ के नहीं होता था। और ये भी है कि जो भाई पहले आपने पढ़ा है, जो भी आप जाने सीखे हैं, उसमें ये ऐड हो रहा है। गौतम बुद्ध को कृष्णमूर्ति की तरह हम नहीं समझ सकते, ये एकदम अलग आदमी है। और इसमें कहाँ गौतम बुद्ध है और कहाँ पीजे सहर है पता ही नहीं चलता, ये भी अच्छी बात है। इसलिए जब आप पूछ रहे थे ना कि सर हमको कैसे मालूम कि हमारा जन्म या पुनर्जन्म किसकी वजह से होता है, बिकमिंग की वजह से होता है, नहीं ग्रास्पिंग की वजह से होता है। आप यही पूछ रहे थे ना, ग्रास्पिंग की वजह से पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, यही आप यही पूछ रहे थे ना। हमको नहीं मालूम। ये बुद्ध कुछ बता रहे हैं और इसमें आपको नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको खाली सुनिए, जैसे कोई गाना सुनते हैं ऐसे ही। आज थोड़ा सा हल्का रहेगा, कल से लैंग्वेज थोड़ी सी आसान होगी फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। बुद्धा डिफाइंस कॉन्शियसनेस। बुद्धा कॉन्शियसनेस को, देखिए ऐसा समझिएगा, कॉन्शियसनेस आप जानते नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं। बुद्धा डिफाइंस कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी उन्होंने नाम दिया पाली में विज्ञान, एज एन एलिमेंट, धातु। एलिमेंट तो जानते हैं ना, कोई भी एलिमेंट, पानी एक एलिमेंट है, हवा एक एलिमेंट है। दैट इज मतलब क्या, इनविजिबल, बाउंडलेस, ऑल पेनिट्रेटिंग। तो एक ऐसे जैसे हवा होती है, ऐसे ही वो कोई चीज है, धातु है, जो सब जगह पर फैली हुई है, देख नहीं सकते उसको हम, उसको बांध नहीं सकते, सब जगह फैली हुई है। द ऑब्जेक्ट एंटर्स दिस एलिमेंट एट द सेम टाइम द इंटरलॉकिंग ऑफ द सेंसुअल एक्टिविटीज एंड अदर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग अराउज्ड इट। तो जब ऑब्जेक्ट उसमें जाती है तभी इंटरलॉकिंग भी हो जाती है। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो हम आसपास की आवाजें सुनते हैं, उनको ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। ओनली बाई एंटरिंग द एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस का एलिमेंट जब अंदर आता है, आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस एबल टू टच अस। ये हाथ है, अगर इसमें कॉन्शियसनेस नहीं घुसी है तो ये टेबल को टच नहीं कर पाएगा। वैसे वर्षा भी हम समझ सकते हैं कि अगर इसमें से कॉन्शियसनेस चली गई तो टच कर ही नहीं पाएगा ये हाथ किसी चीज को। भाई मैं मर गया तो कहां से टच करूंगा। Only by entering the element of consciousness are the objects of senses able to touch us, and only thereby sensation and perception of them become possible for us. और तभी कोई भी चीज का सेंसेशन है वो हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। The whole world therefore exists for us only as it is irradiated by consciousness. इसलिए पूरी दुनिया हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्शियसनेस से चमकी हुई है। जैसे रोशनी लाइट डालिए तो चमकती है, ऐसे ही हमारे लिए जहां जहां आप नजर डालिए वो कॉन्शियसनेस है जो उस चीज को चमकाती है, बताती है। इरेडिएटेड बाय कॉन्शियसनेस, एंड इट वैनिशेस फॉर अस एज सून एज द कॉन्शियसनेस इज एक्सटिंग्विश्ड। और जैसे ही कॉन्शियसनेस एक्सटिंग्विश हो गया, वो टच भी गायब हो जाता है, दुनिया गायब हो जाती है हमारे लिए। एवरीथिंग हैज इट्स स्टैंड इन द कॉन्शियसनेस। हर चीज खड़ी कहाँ है? बाहर दुनिया में नहीं खड़ी है, हमारे कॉन्शियसनेस में खड़ी है। एंड व्हेन कॉन्शियसनेस सीजेस, देयर हियर ऑल्सो सीजेस, दिस हियर इज ऑल्सो सीजेस। तो अब जब दुनिया, आपकी माँ बाप भाई बहन जिनके बारे में आप इतना रोते हैं, जैसे ही कॉन्शियसनेस खत्म, वो खत्म है ही नहीं, एकदम वैसे ही नहीं है जैसे सपने में से उठने वाला जो आदमी जगता है ना, वैसे ही। Through contact of organs of senses and the immediate objects of senses, for instance of the, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक नया वर्ड ले आए पीजे सहर, बड़ा साइंटिफिक वर्ड ले आए। बोलते हैं थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंसेस, मतलब आंख, कान, नाक, इसका किसके साथ? एंड इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। आंख जब बाहर की चीजों को देखती है तब, या कान किसी बाहर की चीज को सुनती है तब। फॉर इंस्टेंस
ऑफ मॉलिक्यूलर करंट ऑफ ईथर, मॉलिक्यूलर करंट ऑफ ईथर, ईथर का मॉलिक्यूलर करंट, कोई चीज आता है, स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द आई, जब आंखों को टच करती है तब कुछ खास चीज होता है. एन इनविजिबल एलिमेंट कॉल्ड कॉन्शियसनेस इज अराउज्ड. बाहर से कोई चीज टच कर रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, और यहां से ईथर मान टच करती है और अंदर से कॉन्शियसनेस जगती है. इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ थॉट, एकदम खूब तेजी से, इट स्प्रेड्स अलोंग मॉलिक्यूलर स्ट्रीम ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो जो कॉन्शियसनेस है यहां ही नहीं होती, तुरंत वो जहां पर सामान है वहां पर भी पहुंच जाती है. स्ट्रीम एमिनेटिंग द स्ट्रीम लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली एंड कंप्लीटली. मतलब वो जो कॉन्शियसनेस है यहां पर पैदा हुई और तुरंत सब जगह पर फैल गई. ओनली दस आर सेंसेशंस एंड परसेप्शंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मेड पॉसिबल फॉर अस. इसी कॉन्शियसनेस के फैलने की वजह से इसे बिजली फैलती है. ये लाइट जल रही है, इस समय ट्यूबलाइट जल रही है, तो जैसे ही हमने बिजली का बटन दबाया, बिजली का करंट तुरंत ट्यूबलाइट में गया. तुरंत अगर ट्यूबलाइट में नहीं जाएगा तो चमकेगा नहीं. ऐसे ही कॉन्शियसनेस इसमें से चमक रही है, इसलिए हम दुनिया को परसीव कर पा रहे हैं, नहीं तो ये फिजिकल बॉडी से पॉसिबल नहीं हो सकता था. Only thus the sensation and perception of external objects made possible for us, who, इसको ध्यान से सुनिएगा, who stands as something inscrutable behind the whole process. आपने inscrutable वर्ड तो हमने पहले पढ़ा है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है गूढ़, something very difficult to understand. तो हर चीज के पीछे कॉन्शियसनेस, बड़ी डिफिकल्ट चीज, बहुत मिस्टिकल सी चीज बैठी हुई है हर चीज के पीछे, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके पीछे. आवर अनएग्जाम्पल्ड क्लिंगिंग टू द बॉडी, हम सब अपनी शरीर से चिपके हुए हैं. हर कोई, कीड़े मकोड़े, जानवर, हम सब. आवर अनएग्जाम्पल्ड क्लिंग टू द बॉडी सो लॉन्ग एज वी पोसेस इट, जब तक हमारे पास वो है. एंड आवर बाउंडलेस थर्स्ट फॉर द न्यू वन, और हम नई शरीर के लिए भी बहुत प्यासे रहते हैं. द मोमेंट वी लूज इट at the moment of death is the thirst which actually leads to the new organism of the same kind. ये वही जो इच्छा अभी है इस बॉडी के साथ रहने की, यही इच्छा मरते समय भी रहती है, और इसीलिए हम नया शरीर पकड़ते हैं जब मरते हैं उस समय. To the formation of new sixth sense machine, तब हम नया sixth sense machine ले लेते हैं. बुद्धा के लिए, for Buddha conception was more than sperm of the male uniting with the ovum of the female. उनके लिए पैदा होना बच्चा खाली ऐसा नहीं है कि बुद्धा के लिए जो कॉन्सेप्शन होता है, कॉन्सेप्शन मतलब एक बच्चा पेट में जब आता है वो डॉक्टर्स से कुछ थोड़ा अलग देखते हैं. स्पर्म और ओवम का मिलना ही नहीं है उनके लिए. ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन मॉन्क्स, साधुओं से कहा, जैसे आप इस समय हमारे मॉन्क्स हैं, अ फादर एंड मदर कम टुगेदर, माँ बाप जब एक दूसरे के पास आते हैं, इट इज द मदर्स पीरियड एंड द बीइंग टू बी बॉर्न इज ऑल्सो प्रेजेंट. Then, by the combined agency of these three, a seed of life is planted. एक माँ होता है, एक बाप होता है, और जो बीइंग पैदा होने वाला है वो भी वहीं पर होता है, और इन तीनों के कंबाइंड सीड होते हैं, तब जाके वो पैदा होता है. Since the Buddha teaches rebirth, क्योंकि बुद्धा तो रीबर्थ के बारे में बता रहे हैं, it is obvious that the being to be born must depart from somewhere. अब जो पैदा होने वाला है वो कहीं से तो मरेगा, तभी तो पैदा होगा. तो एंड ऑफ कोर्स द बीइंग इज फ्रॉम सम अबंडेंट बॉडी, और वो किसी शरीर को ही छोड़ के आ रहा है ऑब्वियसली. दस डेथ एंड कॉन्सेप्शंस आर रिवील्ड एज टू साइड्स ऑफ द सेम प्रोसेस. इसलिए कोई आदमी अगर रो रहा है ना किसी के मरने पर, तो ऐसे ही है जैसे आप किसी के पैदा होने पर रो रहे हैं. तो उनके लिए डेथ और कॉन्सेप्शन या पैदा होना एक ही चीज के दो पहलू हैं. Every conception is possible only through simultaneous death of another creature in one realm of samsara. तभी पॉसिबल है कोई भी जन्म लेना जब किसी और की मौत हो रही है. To the paroxysm of lust, जब जिस समय कोई आदमी सेक्स में है, लस्ट में, of in the moment of coitus, जिस समय कोई सेक्स कर रहा है, up stand opposed, उसी समय एक चीज और हो रही होती है, pangs of death of the creature just conceived. एक बंदा कोई वहां मर रहा होता है, चाहे उसी समय होता है कि बाद में होता है या नहीं होता है, बुद्धा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक ये होता है और एक वो होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं.
in this whole matter, it must be grasped. आपको ये समझ में आना चाहिए. For a dying creature's thirst for existence leading to a new grasping of the new germ, the law of space and time at that moment do not exist. कि उस समय में नहीं होता कि आज मरा है तो 200 साल बाद पैदा होगा. उनके हिसाब से वो मरा और ये पैदा हुआ. All the germs of the world are therefore equally near to it. वो आसपास हर चीज, सारे जर्म, मतलब किसी भी तरह से बॉडी, किसी भी बॉडी में जा सकता है वो. Near to it. Thirst at this moment is without any substratum. इस समय उसके पास कोई substratum नहीं है, कोई बेस नहीं है. Since its former body, क्योंकि उसकी पुरानी बॉडी upon which it had concentrated itself has been snatched from it. अब उसकी शरीर तो छीन ली गई है और थर्स्ट वहां पर अभी भी है. At such a moment, इस समय क्या होता है? Free from its former restriction, जो पहले की शरीर के restriction से उससे फ्री हो गया. It flames up out of the nothing. वो एक तरह से nothing में पूरी तरह से चमक जाता है. That is out of our innermost essence, which is the boundless as the universe. तो वो जो अंदर से जब निकल के आता है, जो being, वो वैसे ही बाउंडलेस होता है जैसे पूरी ब्रह्मांड बाउंडलेस होती है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती. It is obvious that there is a different direction of grasping on the death of one's being from what there is in another. ये थोड़ा सा क्यों होती है, कैसे होती है, अगला जन्म, उसके बारे में बोल रहे हैं. क्योंकि जो नॉर्मल ग्रास्पिंग है जिसमें हम जी रहे होते हैं, उससे डेथ होने के बाद, मरने के बाद, और जो नया पैदा होने में, अगला जन्म होने में जो ग्रास्पिंग है थोड़ा सा अलग है. वन क्रीचर इन डाइंग ग्रास्प्स द ओवम ऑफ द मदर. जो मर रहा है वहां पे, वो यहां पर मदर का ओवम पकड़ता है. ओवम समझते हैं ना, अंडा, मां का अंडा. एंड द अदर ओवम ऑफ द एनिमल वूम, और दूसरा एनिमल का वूम लेता है. नहीं सॉरी, हाँ, अच्छा, एक मां के कोख में आता है, कोई किसी जानवर की कोख में चला जाता है. अनदर इन द हेल और द हेवेंस, कोई वहां चला जाता है हेवेंस में, स्वर्ग लोक में, कोई नर्क में चला जाता है. वाई देन दिस डिफरेंस? ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा नहीं होता कि हर आदमी मरने के बाद कोई अच्छी सी दुनिया में चला जाए? ऐसा डिफरेंस क्यों है? किसी ने पूछा होगा. द आंसर इज, इसका आंसर ये है, थ्रू द सेम फैक्टर. उसी वजह से. किस वजह से? विच रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ ग्रास्पिंग इन जनरल. थर्स्ट, तन्हा, हम सबकी अपनी एक प्यास है. The special kind of thirst or the main direction taken by will in a dying being determines not only the grasping itself but also the direction. Grasping खाली ये नहीं कि पैदा होता है, ग्रास्पिंग की वजह से हम अगला जन्म लेते हैं, लेकिन किस तरफ जन्म लेंगे वो भी हमारी ग्रास्पिंग डिसाइड करती है. समझिए. द वाइटल ट्रूथ हियर, जो खास जानने वाली जरूरी चीज है वो ये है, हाउ एवर, इज दैट वी ओनली ग्रास्प व्हाट इज इन हार्मनी विथ आवर विल. हम खाली उसी चीज को ग्रास्प कर पाते हैं जो हमारी विल में होता है. विल मतलब हमारी इच्छा, जो चीज हमको पसंद है. वो 4 किताबें हैं यहाँ पे, हर बंदा हर किताब नहीं लेगा, किसी को कोई किताब पसंद आएगी, और हो सकता है 4 लोग हैं तो 4 में से कोई एक किताब ले, कोई कपड़ा ले, कोई खाना ले, डिपेंडिंग अपॉन उसकी विल. बट अच्छा, ये सेंटेंस बहुत खास है, बिकॉज अभी जो सेंटेंस बोला उसके तुरंत बाद एक और सेंटेंस बोला है, बट वी डू नॉट ऑलवेज ग्रास्प व्हाट इज इन हार्मनी विथ आवर विलिंग. जो हमको जो पसंद आता है उस तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते. यहां पर विल और विलिंग दोनों उल्टे मतलब के हैं. जानने वाली बात यह है, वी ओनली ग्रास्प व्हाट इज इन हार्मनी विथ आवर विल. हम वही चीज ग्रास्प कर पाते हैं, वही चीज हम हो पाते हैं जो हमारे साथ है, हमारे नेचर के साथ मैच करता है. दैट इज विथ आवर विल. बट वी डू नॉट ऑलवेज ग्रास्प व्हाट इज इन हार्मनी विथ आवर विलिंग. लेकिन हम वो चीज बहुत बार नहीं कर पाते. बहुत बार हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए. हमें से कितने लोग चाहते हैं हम डॉक्टर बन जाएं, हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं. मैं ही बड़ा हीरो बनना चाहता हूं, बिल गेट्स बनना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं. दिस इज द केस व्हेन वी रिकॉग्नाइज द इंजूरियस और डिसेप्टिव नेचर ऑफ दैट फॉर विच वी लॉन्ग. ये तब होता है, ये अब कृष्णमूर्ति नहीं है, कृष्णमूर्ति भी हो, बुद्धा हो, कोई फर्क पड़ता. कब ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो आप चाहते हैं, लेट्स से मैं इवॉल्व होना चाहता हूं,
मैं मर रहा हूं और अब मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा जन्म लूं। कम से कम ये तो नहीं चाहता कि मैं किसी नर्क में जाऊं या किसी गरीब और बीमार घर में जाऊं। मैं किसी ठीक ठाक परिवार में पैदा होना चाहता हूं, या तो मैं पैदा नहीं होना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसा चीज चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, जो मैंने सोच समझ के किया है। बोलते ये कब हो पाता है? जब हम पहचानते हैं, वी रिकॉग्नाइज द इंजूरियस और डिसेप्टिव नेचर ऑफ दैट फॉर विच वी लॉन्ग। जो आप बड़ी इच्छा है आपकी, काश मुझे S7 एज फोन मिल जाए। जो आपकी इच्छा है उसका नुकसान जानते हैं, उसके खतरे जानते हैं आप? जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, जब मैंने इसके आगे पढ़ना शुरू किया, आई वॉज एबल टू रीड 10 पेजेस एट स्ट्रेच विदाउट स्टॉपिंग। सब समझ में आ रहा था, और मेरे आसपास की चीजों में जितनी भी चीजों को मैं लॉन्ग कर रहा था, पसंद कर रहा था, उनकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो गई थी। जब आप ये देखना शुरू करेंगे जिस भी चीज की आपको चाह है वो कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदायक है, तब आपका विल काम आप यूज कर पाएंगे उसको। उसके पहले तो आप ऐसे ही रहेंगे जैसे कोई आपकी नाक में नकेल डाल के खींच के ले जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, अ मैन माइट इंडल्ज इन अल्कोहल अंटिल ही सीज एन अल्कोहलिक। आदमी तभी तक दारू पीता है जब तक वो दारू पीता है, लेकिन एक बार उसने किसी दारू पिए हुए आदमी को ध्यान से देख लिया, गिरा है, पड़ा है, मतलब देख लिया, तो आमतौर पे लोग देखते भी नहीं है। कल भैया लोग बैठे थे यहां पे, बात करते करते जिक्र कर रहे थे भैया कि पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना, जबकि पिछले साल भर पहले तक इस घर में अक्सर पॉलिटिशियंस गाड़ी में भर के आते थे। तो हम लोग को लगता था कि जरूर भैया पॉलिटिक्स में घुसेंगे, नीचे जो भैया रहते हैं वो। बट देन ही सॉ कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। ढेर सारा पैसा रुपया खर्च बर्बाद होता है, रिस्क बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो उनको नहीं ठीक लगा। तो व्हेन ही सॉ अ पॉलिटिशियन, ही नेवर वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। आप कब तक किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? जब तक आप उसको जानते नहीं। जब आपने ध्यान से देख लिया, दूर से देख लिया, जब उसके नुकसान देख लिए, तब आप नहीं चाहते वो चीज। फॉर इंस्टेंस, अ मैन माइट इंडल्ज इन अल्कोहल। आदमी तभी तक अल्कोहल में घुसेगा जब तक, अंटिल ही सीज एन अल्कोहलिक, जब तक वो अल्कोहलिक को देख नहीं लेता। द इंसाइट ऑफ सच अ विक्टिम माइट फिल द ऑनलुकर विद सच अ डिस्टेस्ट फॉर अल्कोहल दैट ही नेवर टचेज इट अगेन। इस तरह की जो जब वो देखेगा एक अल्कोहलिक को, इससे एक इंसाइट आएगी, और उस इनसाइट से उसके मन में अल्कोहल के लिए क्या चीज भर जाएगा? डिस्टेस्ट, एक तरह का पसंद नापसंदी, कि वो दोबारा कभी टच न करे। विलिंग इज जनरली मॉडिफाइड बाय कॉग्निशन इन एज मच एज in its light we reject objects which in themselves are in harmony with our willing but are known to us to have injurious consequences। जिन चीजों के लिए पहले हम विलिंग होते थे, अरे यार चलो खा लेते हैं, बगल में क्या है वो मिलता है सामने ठेले पर, वो चाउमीन, चाइनीज, थोड़ा मिर्चा डरा डालना यार। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, वैसे मैं एक दिन खाया था मैंने, उसके अगले दिन तो मेरी हालत खराब हो गई। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया भैया। मैंने कहा अभी नहीं, जब तक इमरजेंसी नहीं आएगी तब तक मसालेदार खूब खाना नहीं खाएंगे। बेचारा जो बनाता है ना, उसमें कुछ मसाले तो पहले से बना रखता है, तो मिर्च विर्च कभी कभी डाल देता है गलती से, तो फिर नहीं खा। मैं उसको बोलता था कि सेब ही खा लेंगे यार, केला ही खा लेंगे, 6 रुपए का 6 केले कितने के आएंगे, और 6 केला तो खा भी नहीं पाएंगे एक साथ। दूध पी लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, बट वो मिर्च मसाले वाली चीज नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस मैंने अपने बॉडी में देखा। इसको सेंटेंस को जरूर सुनिएगा, बिकॉज ये खाली खाने पीने, कपड़े पहनने या किताब खरीदने या घर की बात नहीं है, ये हम कैसे पैदा होने वाले हैं उसकी बात है। विलिंग इज जनरली मॉडिफाइड बाय कॉग्निशन। जब भी हम कोई चीज को देखते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। इन एज मच एज इन इट्स लाइट वी रिजेक्ट ऑब्जेक्ट्स विच इन देमसेल्व्स आर इन हार्मनी विथ आवर विलिंग। जब लाइट दिखती है तब अचानक फिर हमको वो चीजें हम नहीं पसंद करते, बट आर नोन टू अस टू हैव इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अब देखने के बाद हमको मालूम पड़ रहा है वो कितनी नुकसानदायक है। विल एफर्म्स इटसेल्फ अनचेक्ड बाय व्हेन। जब विल अपने आप को एफर्म करता है बिना हमारे चेक किए। इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज द विल इज ब्लाइंड। ऐसा लगता है किसी ने मैथमेटिक्स
जोड़ घटाना करके जो हमारा विल है, विल मतलब आप कुछ करना चाहते हैं। आज एक बच्चा आया था डॉन बॉस्को से, उसकी मम्मी लेकर आई थी। उसका कंप्लेंट ये है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो मैंने उसको पूछा, काफी कुछ समझाया दोस्ती उस्ती की। मैंने कहा कल शाम को आओगे हमारे यहाँ कोचिंग में, आओगे हम लोग? तो बोलता है, मैंने कहा बेटा नहीं आओगे तो मम्मी जबरदस्ती लेकर आएगी। कुछ देर चुपचाप रहा, बोलता है नहीं आऊंगा। मैंने कहा नहीं आओगे तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, फादर स्कूल से नाम कटा देंगे। तो फिर बोलता है आऊंगा। तो पहले ही वॉज नॉट विलिंग, बट लेटर ऑन ही गेव हिज विलिंगनेस। हालांकि विलिंगनेस था नहीं, बट फिर भी उसको कुछ जानकारी दी गई, कुछ नॉलेज दिया गया। विल affirms itself unchecked when in the absence of knowledge the will is blind। जब आप जानते नहीं कोई चीज, ये सब चीजें जब आप नहीं जानते तो आपका विल, आपकी मर्जी ब्लाइंड है, एक ऐसे घोड़े की तरह जिसको कोई लगाम नहीं है। Then without making any distinction we grasp at everything that is in harmony with it। तो जब मर जाते हैं ना तो हमारा विल ब्लाइंड होता है। तो जो भी हाथ पैर आता है पकड़ लेते उसको, जो भी अगला जन्म मिलता है पकड़ लेते उसको। देन विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, हम ये डिवाइड नहीं करते कि हमको कौन से घर में पैदा होना है, किस तरह के संस्कार चाहिए, कुछ नहीं। वी ग्रास्प एट एवरीथिंग दैट इज इन हार्मनी विथ इट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट सीज विल रिजल्ट इन मोस्ट सीरियस सफरिंग। हम ये भी नहीं सोच पाते कि जिस घर में जाकर हम पैदा होने वाले हैं, जिस बॉडी को हम लेने वाले हैं, उसमें ढेर सारी सफरिंग मिलने वाली है हमको, हम ये जानते ही नहीं। एट द मोमेंट ऑफ डेथ ऑल बीइंग्स आर इन दिस सेम सिचुएशन। हर बंदा डेथ के समय ऐसी सिचुएशन में होता है जैसे मर चुका, वहां बॉडी तो छूट गई, लेकिन अभी भी वो एक ऐसे समुद्र में डूब रहा है कि उसको कोई मिल जाए तो जो बॉडी मिलती है उसको पकड़ के पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये वो वहां मरा, यहां नई बॉडी पकड़ी, और जब नई बॉडी पकड़ी तो ये संसार जिसमें आप जी रहे हैं ना, ये भी वैसा ही संसार है। हम लोग कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ क्लास में, कहीं स्कूल में, कहीं घर पे, कहीं कुछ पकड़ ही रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इसको कृष्णमूर्ति क्या बोले, बुद्ध क्या बोले, बिकमिंग। The will is blind, for every kind of consciousness disappears since their supporters, the recently active senses, have ceased to operate। और क्यों will blind है, क्यों अंधी है, क्यों देख नहीं पाती? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करने वाले थे, वो जो आंख थे, वो कान थे, वो है ही नहीं इस समय। वो तो बॉडी के साथ मिलकर के कॉन्शियसनेस पैदा हुए थे। इसलिए फिजिकल बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। मैं सोच रहा था कि गाय, हम लोग बड़ा, वो डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं इस तरह से कि पता है ह्यूमन, आज तक डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े रिसर्च कर चुके हैं लेकिन खून नहीं बना पाते, या दूध हम नहीं बना सकते आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली दूध नहीं बना सकते। लेकिन क्या हमको ये पता है कि हम सिंथेटिकली कॉन्शियसनेस भी नहीं बना पाते? फिजिकल बॉडी और कोई चीज मिलती है तब जाके चीजें दिखती हैं, तब चीजें हम समझ पाते हैं। विल इज ब्लाइंड फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस डिसअपियर। हर तरह का कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है, जैसे हम नींद में होते वैसा। सिंस देयर सपोर्टर्स द रिसेंटली एक्टिव सेंसेस, जो अभी मरने से पहले सेंसेस एक्टिव थी, वो हैव सीज्ड टू ऑपरेट, वो अब काम करना बंद कर दिए हैं। द थर्स्ट टू मेंटेन वन सेल्फ इन एग्जिस्टेंस, ये जो इच्छा है ना एग्जिस्टेंस में अपने आप को बचाए रखने का, जिंदा रखने का। द विल टू अचीव अ न्यू बिकमिंग, ये कुछ नया बन हो जाऊं, रहूं, ये देन अफर्म्स इटसेल्फ, इसलिए वो अपने आप को अफर्म करती रहती है, वो करवा देती है हमसे जन्म। डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉग्निशन, क्योंकि उस समय तो देखना सुनना ये सब तो चलता नहीं। इन टोटल ब्लाइंडनेस, पूरी तरह से अंधेपन में। एंड फॉर दिस वेरी रीजन विदाउट द लीस्ट रिगार्ड टू द कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग देयर फ्रॉम, इट लीड्स टू अ ग्रास्पिंग एट द जर्म अमंग ऑल पॉसिबल वंस, वन अमंग द 5 कोर्सेज दैट इज मोस्ट इन हार्मनी विथ इटसेल्फ। तो जो जैसा मैं हूं उसके साथ जो मैच करने वाली चीजें हैं वैसा ही बॉडी मैं ले लेता हूं। मैं बीमार हूं, मेरा टेंडेंसी अल्कोहलिक की है, वो मेरी हार्मनी है, तो इसकी जैसी कोई और बॉडी मिलेगी तो मैं ले लेता हूं। अब गए, घर से छोड़ के भागे, आप चुपके से घर से निकले, अब जेब में थोड़ा बहुत पैसा है, टाइम ही नहीं, भैया टिकट दो, कौन सी पिक्चर लगी है सर, बहुत बेकार पिक्चर, अरे टिकट दो मुझे, घर से भागे, बैठना है कहीं थिएटर में बैठना है, कुछ भी पिक्चर चलती हो ऐसे। आपको जल्दी से जल्दी कोई बॉडी चाहिए, आप सोच भी नहीं पाते कि अगले जन्म में मुझे किस तरह की बॉडी चाहिए, क्या मैं करना चाहता हूं। तो जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके जैसी आप कुछ ले लेते हैं।
इसलिए जब लोग सुसाइड करते हैं सोचिए होता क्या होगा, इधर मरे उधर फिर से वैसे सपना चालू। It is because it is in harmony with itself that it grasps at particular germ. Without the germ is, whether the germ is in human female, in an animal womb or even in some hell. तो ये जो मेरा वाइब्रेशन है वैसा ही कोई और वाइब्रेशन वाला जर्म मतलब बीज वो ले लेता है। या तो कभी कभी वो जर्म आदमी के वूम में होता है, औरत के पेट में होता है, कभी कभी जानवर के पेट में होता है, कभी कभी किसी नर्क में, किसी स्वर्ग में, कहीं न कहीं जाके पैदा हो जाता है। ओनली लेटर, ये बाद में पता चलता है, व्हेन द जर्म हैज डेवलप्ड, जब जर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड विद द एंट्री ऑफ सेंस एक्टिविटी, जब हमारे आंख नाक कान धीमे धीमे आते हैं, कॉन्शियसनेस अगेन डॉन्स, फिर से कॉन्शियसनेस आता है। तब हमको लगता है यार मैं हूं कौन, ऐसी जिंदगी में क्यों जी रहा हूं। विल द जर्म सीज्ड एंड एडहेयर टू be eliminated by this same consciousness, then does the individual recognizes himself for what he is। तब उसको एहसास आता है, कब, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, 10, 11, 12 साल का जब मैं था, तब मुझे लगता था यार ये माँ बाप ने मुझे कहीं से चुरा के लेकर आए हैं क्या, मुझे लगता नहीं, इतना पीटते हैं, इतना मारते हैं, इतना तो प्यार मोहब्बत से रखते नहीं है, कुछ मांगो तो देते नहीं है, ये कहाँ मैं पैदा हो गया हूँ। ऐसा मुझे लगता था। कितने साल बाद, 10-12 साल बाद। मतलब माँ बाप को छोड़ दीजिए आप, वैसे भी जनरल लाइफ में कॉन्शियसनेस कब आती है, अपना एहसास कब आता है कि मैं कोई हूं, काफी लेट, 10-12 साल बाद, 15 साल बाद, कभी कभी और लेट। बिकॉज द थर्स्ट फॉर न्यू बिकमिंग एट द मोमेंट ऑफ डेथ एक्ट्स एंटायरली ब्लाइंडली, बिकॉज ऑफ दिस इट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इनरमोस्ट नेचर। क्योंकि वो ब्लाइंड है इसलिए वो जैसा है बॉडी उसका इनरमोस्ट नेचर उसी के हिसाब से काम करता है। Thus, at that moment, it is subject to the only law। उस समय पर इतना अंधापन है इसलिए एक ही लॉ फॉलो करता है जब नया जन्म होता है। कौन सा? द लॉ ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अपने जैसे लोगों के साथ। Thus, the striving at death stands in a relationship of affinity only with a certain kind of germs। इसलिए जब आप मरता है तो किसी भी तरह के आदमी के साथ जैसा नहीं बन सकता, वो जैसा वो है तकरीबन वैसा ही। अब क्वेश्चन ये उठता है, डॉक्टर आशीष तुम किस तरह के हो? तुम कृष्णमूर्ति की तरह हो, या तुम नरेंद्र मोदी की तरह हो, या बिल गेट्स की तरह हो, डॉक्टर अमर सिंह की तरह हो, गुलाब चंद्र शुक्ला की तरह हो? तुम हो कौन और किसकी तरह हो? या मैं भैया की तरह हूं जो अभी भी आए, और पॉसिबिलिटी तो ये है जिनके साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं हूं कौन? क्योंकि मैं मरने के बाद वैसा ही जन्म लूंगा जो मैं हूं कौन? Thus, the striving at death के समय जो स्ट्राइविंग होती है, भागा दौड़ी होती है, stands in a relationship of affinity। वो एफिनिटी के साथ होती है, only with the certain kind of germ, कुछ खास ही लोगों की तरह। तो ये मत सोचूं मैं कि सही है इस जन्म में तो मर लेता हूं, अगले जन्म में बिल गेट्स के घर पैदा होऊंगा। नहीं पैदा होऊंगा मैं। ये खाली सोचने भर से नहीं हो जाता। जब अभी सोचने भर से कुछ नहीं हो रहा है तो तब कैसे हो जाएगा? अभी तो आंख कान नाक सब कुछ है। नाउ वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड द 5 ग्रुप्स एज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, बट वी ऑल्सो सी थ्रू देयर मैकेनिज्म। अब खाली आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप खाली 5 सेंसेस का एक ग्रुप का मशीन है, आप उसके थ्रू देख पा रहे हैं। द मशीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्पोरल ऑर्गेनिज्म, द 6 सेंस मशीन। ये जो मशीन है, जो आपकी बॉडी है, ये 6 सेंस मशीन है के नाम से जानते हैं। इट पोसेसेस द पेक्यूलियरिटी ऑफ बीइंग एबल टू एग्जिस्ट एंड वर्क ओनली आफ्टर द एसेशन ऑफ अनदर एलिमेंट होली डिफरेंट फ्रॉम इट। ये जो बॉडी है इसके अंदर 5 सेंसेस हैं, 6 सेंस है रादर, ये 5 सेंस प्लस एक माइंड जिसको भी ये 6 सेंस मानते हैं। ये तभी काम करती है जब एक और इससे भी महान चीज थोड़ा सा उतरती है इसके पास। इट वर्क्स ओनली when after the ascension of another element, कोई और चीज आती है wholly different from, जो इससे पूरी तरह से अलग है, ये इस बॉडी से अलग कोई चीज है जो उसके पास आती है। वो कौन सी चीज है? this heterogeneous element। heterogeneous जानते हैं क्या होता है? हमारे यहाँ जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम लोग 2 वर्ड का बहुत कॉमन इस्तेमाल करते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस तो वो चीज है जो सिंपल सी है, आप आराम से देख पाते हैं, सब जगह स्मूथ है। हेट्रोजेनस मतलब मुश्किल।
कोई कैंसर है तो अक्सर हेट्रोजिनस होता है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो एक हेट्रोजिनस चीज हमारे अंदर घुसती है, उसका नाम है कॉन्शियसनेस, and it possesses the peculiar quality of being generated anew as soon as the sixth sense machine begins to work। और जैसे ही इस मशीन के साथ वो जुड़ती है तो कुछ नया टाइप का हमको एक्सपीरियंस कराती है। As soon as it comes alive in this manner, जब वो जिंदा होती है हमारे अंदर में इस तरह से, it produces according to its arousal by the appropriate organs the sensation of seeing, of hearing, of smelling, of tasting, of touching, of thinking and the respective perception of the object felt in this way। तब वो आती है, तब आपके अंदर में देखना शुरू कराती है, कान से सुनना शुरू कराती है और उन चीजों को एक्सपीरियंस कराती है जो आपके आसपास हैं। आउट ऑफ दिस सेंसेशन, जब आसपास की चीजें आपके कान नाक से आती है, एंड परसेप्शन द एक्टिविटीज ऑफ माइंड अराइजेस, तब आपके मन की एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं। इसलिए ये कृष्णमूर्ति नहीं है, ये अलग बैट्समैन है, ये तो धोनी है, तेंदुलकर नहीं है। अब एक सेंटेंस है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म 3 लेटर्स दिया, ISF। ISF का मतलब इंग्लिश में आप लोग खोजिएगा, मेरे पास टाइम मिला नहीं, लेकिन बड़ा सुंदर पैराग्राफ है, उसमें हर सेंटेंस में ISF ISF ISF। ISF को फुल फॉर्म है इन सो फार। इन सो फार मतलब अभी देखते हैं, इन सो फार ओनली एज वन कैन बी बॉर्न or grow old or die or dissolve or reappear, in so far only is there any process of verbal expression, in so far only is there any process of explanation, in so far only is there any process of manifestation, in so far only is there any sphere of knowledge, in so far only do we go around the wheel of life up to our appearance amid the conditions of the world, in so far as this is to wit the corporeal organism together with consciousness। कोई बात नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, झेला तो जैसे आपने देखा इसी तरह से हमारे अंदर में चीजें पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, मरती हैं, फिर से पैदा होती हैं, चीजें दिखती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, प्रोसेस मैनिफेस्ट करती हैं, नॉलेज इकट्ठी करती हैं, जो भी चीजें होती हैं ऐसी होती हैं। The fundamental striving of every animal during its lifetime is restricted to its own kind। हमारी जो स्ट्राइविंग है, जो हम चाहते हैं किसकी तरह बने, हम अपने लोगों की तरह बनना चाहते हैं। All animals having sexual intercourse only with those of their own species। यही है कि हम आदमी के साथ ही सेक्स करना चाहते हैं। All the more exclusively will this concentration of the will to live upon its own species declare itself at the moment of death, when only a striving to grasp at a similar animal germ will present, and accordingly only grasping at such a germ will take place। तो जैसे सेक्स हम उसी के साथ करना चाहते हैं, तो जब हम मरते हैं तो उसी की तरह हम जर्म भी लेना चाहते हैं। मतलब पैदा भी हम उसी बॉडी में होना चाहते हैं। The determination of affinities among mankind will be much more difficult। आदमी में जो एफिनिटीज मतलब आप जो पसंद करते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं, ये बहुत अलग अलग टाइप का है। एज क्योंकि जैसे आपने देखा है among men, आदमियों में भी all sorts of directions of will are represented। अलग अलग चीजें लोग पसंद करते हैं। There are men with the minds of angels, ऐसे लोग भी हैं जिनका दिमाग एंजल्स की तरह है, देवताओं की तरह है, देवतुल्य हैं। There are others with the minds far below those of beasts, और ऐसे भी लोग हैं जिनका माइंड राक्षसों से भी खराब है। मैं किस में आता हूँ, मैं कुछ दिख रहा था, भैया कौन हो तुम, आशीष शुक्ला, इस समय तुम बैठे हो, तुम्हारा ड्राइवर तुमसे 10 रुपए उधार मांग ले तो तुम दोगे, तुम एंजल हो या तुम बीस्ट हो। कि जब मरोगे तो वैसे ही बनोगे जैसे तुम हो। तो कुछ लोग हैं जो एंजल हैं, कुछ लोग हैं बीस्ट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी वजह से मैन में फ्रॉम अ प्योरली ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट एक्ट मच वर्स देन एनी बीस्ट। इसलिए आदमी ऑब्जेक्टिव अगर आप दूर से देखें, किसी भी बीस्ट से भी खराब तरीके से बिहेव कर सकता है। एक बीस्ट ऐसा नहीं कर सकता, बीस्ट तो बीस्ट रहेगा, वो तो सांप तो डंक मारेगा ही मारेगा, लेकिन आदमी डंक भी मार सकता है, बुरा भी हो सकता है और बहुत अच्छा भी हो सकता है। बट देन हिज एक्शंस, इफ द अदर कंडीशंस आर इक्वल, लेकिन फिर उसके हमारे एक्शंस होते हैं, अगर बाकी सब चीजें ठीक ठाक हैं, आर इन रिलेशन टू हिज रीजन
ऑलवेज वर्स देन दोज ऑफ एन एनिमल। लेकिन एनिमल के पास तो कोई रीजन नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, लेकिन इंसान जो भी करता है वो अपने अंदर को तो रीजन देकर करता है ना, मैं इसको इसलिए खून कर रहा हूं क्योंकि उसने ये किया। आज बड़ा ताजुब हुआ बिकॉज एक बच्चे के बारे में देखा मैंने सीआईडी में, और सिंपल सा कुछ नहीं, वो नॉर्मल लड़का, उसको एक लड़की से प्यार हो गया तो उन्होंने दूसरे से शादी करना चाहते थे, और फिर माँ बाप ने मना कर दिया, नहीं नहीं देखो हम वैसे लड़की से शादी करवाएंगे तुम जो तुमको रिस्पेक्ट करे, ये तो तुमको, जैसे दोस्त होते ना ऐसे कुछ भी बोलती थी उसको, अरे मोटू, अरे ये, अरे वो। फिर माँ बाप ने मना कर दिया तो शादी नहीं की इन लोगों ने, फिर शादी की माँ बाप की मर्जी से, दहेज वहेज भी लिया थोड़ा बहुत। लड़की आई, फिर दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खतरनाक की थी। ये देख रहा था, इमेजिन कर रहा था कि मैं कैसे अपने वाइफ को मरवाऊंगा। एक कार में गया और कार में सब कुछ प्लान किया, कार गई, उसके पीछे 2 लोग आए बाइक पर, और उसने बोला, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी कि मैं जाऊंगा, फिर मैं कार रोक करके बाथरूम करने जाऊंगा और तुम आना और गोली मार देना मेरी वाइफ को, और उसके बाद एक गोली मेरे पैर में मारना। बोलता लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं, जैसा आप प्लान करें अनसर्टेनिटीज के आप प्लान नहीं कर सकते। अगले दिन जब प्लान हुआ तो वाइफ आने को तैयार नहीं, बोलती मुझे घूमने जाना है, वो बोलते हस्बैंड बोलते चलो घूमने चलते हैं, वाइफ बोलती, और ये वाइफ कोई और है, वो नहीं है जिससे प्यार करता था। उसको 6 महीने का बच्चा भी है, तो पहले तो मान नहीं रही थी कि मुझे घूमने चलना है, फिर मान गई तो बोलती मैं बच्चे के बिना तो नहीं जाऊंगी, तो बच्चे को लेके जाती है। अभी सोच रहा है मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। फिर सब कुछ वैसे ही हुआ। गाड़ी आई, 2 बाइक पर लोग आए, उन्होंने गोली मारी, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को पीछे फेंक दिया, और फिर जब गोली उसके हस्बैंड को मारना था तो उसकी बंदूक अटक गई, रिवॉल्वर ही काम नहीं कर रही है, फिर रोया गाया, बीवी मर गई। फिर पुलिस को शक इसी बात पर हुआ, और क्या हुआ, कुछ नहीं, इन लोगों की शादी हुई जब, तो वाइफ के साथ ये हुआ कि उसकी माँ आई, बोलती है चलो भाई आज सुबह सुबह चाय बनाओ, तो बोलती नहीं मम्मी मैं चाय नहीं बनाती, मैं चाय और खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ, बहुओं से तो एक्सपेक्टेड है। अब इसको लगा यार ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, मैं तो सोच रहा था कि मैं उस लड़की से जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी नहीं कर रहा था, एक हाउस वाइफ लेकर आया जो कायदे से बहू बनेगी, और ये तो बहू बनी नहीं गई। अब कोई बात नहीं, इसी टाइम में बच्चा भी हो गया। इस बीच में इसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली, और दोनों मिलकर के प्लान किया कि इसको मार देते हैं। नॉर्मल आदमी क्या ऐसा कर सकता है? क्या हम आप ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, क्योंकि हम हर आदमी अपने मन में तो उसके लिए एक रीजन दे रहा है ना वो। लेकिन इट इज क्लियर दैट अ मैन मर्डरिंग इन स्पाइट ऑफ हिज रीजन रैंक्स मॉरली फार बिलो एन एनिमल डूइंग द सेम विदाउट रीजन। तो क्या ये साफ जाहिर नहीं है कि एक जानवर जब किसी को मारता है, आदमी जब किसी को मारता है तो उससे ज्यादा खराब है? क्यों? आदमी किसी को मार रहा है और जानवर किसी को मार रहा है, तो कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा गलत कर रहा है? दोनों एक ही चीज है। हाँ, आदमी क्यों ज्यादा गलत है? ऑब्जेक्टिवली तो इंसिडेंस तो वही हुआ है, क्योंकि आदमी के अंदर में वो अच्छाई करने की पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर में तर्क है, वो तर्क के बावजूद कर रहा है। बुद्धा समझाते हैं दैट फ्रॉम द ह्यूमन रियल्म, आदमी के लेवल से, पाथ लीड्स टू ऑल पाथ्स ऑफ संसार। ये मुझे आज पहली बार क्लियर हुआ कि किस तरह से एक आदमी कोई भी जन्म ले सकता है, जानवर भी हो सकता है और देवता भी बन सकता है, सारी जगह पर ये रास्ता जाता है। Thus, the thirst for existence of a man with an angel's mind will, when in death, abandons his former organism, draws him to the heavenly world and lead him to grasping there. तो एक आदमी मरते समय चाहे तो देवता भी बन सकता है, एक ही झटके में, अगर उसकी विल है तो। Conversely, the base inclination of a degraded man, लेकिन वैसे ही मरने के बाद अगर कोई बहुत degraded आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, if they alight upon a germ in the animal world akin to themselves, they will grasp that germ. तो अगर उनके जैसा कोई जानवर दिखाई देगा तो सकता है उसकी बॉडी में पैदा हो जाए वो। Thus, the nature of the future birth of each individual depends upon the direction of his desires take during the course of his life until death. तो किस तरह से आपकी इस जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक और 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक आपने क्या इच्छाएं की हैं, वही डिसाइड करेगी कि आगे आपका क्या जन्म होगा।
बड़ी चक्कर की बात है यार आशीष भाई, तुमने कितने लालच किए, तुमने कितने चोरी किए, तुमने कितने लोगों को धोखा दिया, तुम कितने लोगों को हेल्प करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगले जन्म में क्या होगा या क्या होगा। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप, थक गए? तो चलिए एक पैराग्राफ और बस। सो इट इज इन एवरी केस, ये हर केस में यही है। The striving for a new becoming to maintain oneself in existence, if it is forced in consequence of the decay of the body inhibited till now. एक मिनट, मैं इसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने एक छोटी सी फोटो बनाई है, उसमें मैंने एक पत्थर को फेंका हुआ बताया है। एक पत्थर फेंक रहे हैं, तो जब ड्राइंग बनाते हैं ना, पत्थर होता है उसके पीछे वो एरोज बना देते हैं, तो वो इस पैराग्राफ का मतलब है, ठीक है। तो हर केस में यही होता है, द स्ट्राइविंग फॉर द न्यू बिकमिंग। अब जब नया कुछ बनेंगे, आप अगला जन्म होगा, टू मेंटेन वन सेल्फ इन एग्जिस्टेंस, इस दुनिया में आप वापस तो आएंगे, मेंटेन करेंगे अपने आप को। इफ इट इज फोर्स्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डीके ऑफ द बॉडी इनहिबिटेड टिल नाउ, अब फोर्स किया गया ना, आपने पिछली बॉडी थी वो आपसे छीन ली गई, आप मर गए, उसके बाद क्या होगा। टू सर्च फॉर अ न्यू जर्म, अब आप नया जर्म, नया बॉडी सर्च कर रहे हैं, लीड्स टू सच अ ग्रास्पिंग एज करस्पॉन्ड्स टू द डायरेक्शन ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। वो कैसा होगा, जो आपने पहले लिया था, जिस तरह से आप पहले जिए थे वैसा ही होगा। इन द वे दैट अ थ्रोन स्टोन कीप्स ऑन टू द डायरेक्शन गिवन टू इट। जिस तरह एक पत्थर को अगर आप फेंक दें तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में को आपने उसको दिया है। तो आपने अब तक जो अपने आप को फेंका है, जिस तरह से चलाया है, जिस तरह से, उसी तरफ आप जाएंगे। ये है चाचा जी। इसलिए आशीष भाई, कहां फेंकोगे तुम अपने आप को, किस तरफ ले जाना चाहते हो, कल बाकी पढ़ेंगे।